हेलो नमस्कार दोस्तों, जीके विद विषय में आपका स्वागत है। तो हम देख रहे थे रेलवे का सामान्य विज्ञान। तो पिछले वीडियो में हमने 3 चैप्टर देखे थे, तो आज हम चौथा चैप्टर देखते हैं कोशिका। तो आइए शुरू करते हैं। अब इस वीडियो में हम देखेंगे एएलपी, टेक्नीशियन, ग्रुप डी, एनटीपीसी का सारा प्रीवियस ईयर प्रश्न देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस चैप्टर का पहला प्रश्न है, उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने सबसे पहले 1665 में कोशिका की खोज की थी। तो सबसे पहले कोशिका की जो खोज की थी वो रॉबर्ट हुक था, जो कि 1665 में किया था। इसका व्याख्या दिया हुआ है। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने वर्ष 1665 में की थी। हुक ने कॉर्क के टुकड़े, डिब्बे नुमा अनेक संरचनाओं का अवलोकन किया और कोशिका नाम दिया। दूसरा क्वेश्चन है कि तालाब के जल में पहली बार मुक्त जीवित कोशिका की खोज किसने की थी। तो मुक्त जीवित कोशिका की जो खोज की थी वो 1674 में लुवेन हॉक ने की थी। लुवेन हॉक, इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इसका व्याख्या दिया हुआ है कि वर्ष 1674 में एंटोनी वॉन लुवेन हॉक ने पहली बार सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से तालाब के पानी में मुक्त जीवित कोशिकाएं देखी। उन्होंने इन्हें एनिमलक्यूलस कहा और इन्हें बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ के रूप में पहचाना। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने निम्नलिखित कथन दिया। तो कथन है कि सभी कोशिकाओं का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होता है। ये किसने कहा था? ये कहा था रुडोल्फ विर्चो ने। इसका ऑप्शन ए सही है। रुडोल्फ विर्चो ने कहा था कि सभी कोशिकाओं का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होता है। इसका व्याख्या दिया हुआ है कि रुडोल्फ विर्चो 1855 में यह प्रसिद्ध कथन दिया था कि ओम सेलुलस ई सेलुला, यानी जिसका अर्थ है कि सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से उत्पन्न होती है। इससे यह पहले यह माना जाता था कि कोशिकाएं स्वतः उत्पन्न हो सकती है। नेक्स्ट प्रश्न है, विभिन्न कोशिकांग जैसे सूत्रकणिका, राइबोसोम आदि मिलकर जीवन की मूलभूत इकाई का निर्माण करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? तो जीवन की मूलभूत इकाई का निर्माण करते हैं उसे कहते हैं कोशिका। इसका ऑप्शन सी सही है, कोशिका कहते हैं। इसका व्याख्या भी दिया हुआ है। इसका व्याख्या है कि कोशिका के विभिन्न कोशिकांग होते हैं जैसे राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आदि। यह कोशिकांग विभिन्न कार्यों के लिए उत्तरदायी होते हैं जैसे प्रोटीन संश्लेषण, ऊर्जा का उत्पादन, कोशिका विभाजन। ये सभी कोशिकांग में कार्य करते हैं। नेक्स्ट है, प्राक केंद्रकी कोशिका यानी प्रोकैरियोटिक सेल की विशेषताओं से संबंधित सही कथन का चयन कीजिए। तो इसे बताना है सही कौन सा है। तो इसका सही हो जाएगा, इसमें एक ही गुणसूत्र होता है। ऑप्शन इसका सी सही है, इसमें जो है एक ही गुणसूत्र होता है। इसका व्याख्या दिया हुआ है कि प्राकेंद्रकी कोशिकाओं में आमतौर पर एक गोलाकार गुणसूत्र होता है, क्योंकि प्रोकैरियोटिक जीवों की शारीरिक संरचना जनक के समान एक एवं सरल होती है। इन जीवों में लिंग विभेद भी नहीं पाया जाता है, अर्थात यह अलैंगिक जनन करते हैं। अलैंगिक जनन करते हैं। नेक्स्ट है कि कौन सा कोशिकांग कोशिका का शक्ति गृह होता है। शक्ति गृह यानी पावर हाउस कहते हैं। ये हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। इसका व्याख्या है कि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह यानी पावर हाउस कहा जाता है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका में एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का निर्माण करता है यानी एटीपी का निर्माण करता है, जो कोशिकाओं में ऊर्जा को संग्रहित और स्थानांतरित करने हेतु उत्तरदायी है। इसलिए एटीपी अणुओं को ऊर्जा मुद्रा के नाम से भी जाना जाता है। ऊर्जा मुद्रा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है कि कोशिकाओं में कोशिका झिल्ली और अन्य कोशिकांग के बारे में निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा, कौन सा विकल्प सही है? पहला ऑप्शन है कि प्रकेंद्रिकी यानी प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में कोशिका झिल्ली उपस्थित होती है। ये सही है कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में कोशिका झिल्ली उपस्थित होती है। इसका व्याख्या दिया हुआ है, कोशिका झिल्ली
कोशिका झिल्ली दोनों ओर मौजूद कुछ अणुओं के लिए चुनिंदा रूप से पारगम्य होती है, इसलिए उसे चयनात्मक पारगम्य परत भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, सिंगर और निकोलसन ने 1972 में प्लाज्मा झिल्ली का फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया, जिसके द्वारा बताया गया था कि यह अर्ध पारगम्य परत है जिसमें फास्फोलिपिड की दोहरी परत होती है तथा परतों के बीच में प्रोटीन होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प प्रासरण का उदाहरण नहीं है? प्रासरण का उदाहरण नहीं है। तो पहला ऑप्शन है पानी में भिगोने पर किशमिश का फूलना, ये प्रासरण का उदाहरण है। जीवित कोशिका के अंदर और बाहर O2 और CO2 का संचलन, ये भी प्रासरण का उदाहरण है। और तीसरा है कि एक कोशिकीय स्वच्छ जल में पाए जाने वाले जीवधारियों द्वारा जल प्राप्त करना, ये जो है गलत है। ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, ऑप्शन जो है इसका सी सही हो जाएगा। और चौथा है कि पौधों की जड़ों द्वारा जल का अवशोषण, ये जो है प्रासरण की क्रिया द्वारा होता है। इसका व्याख्या दिया हुआ है कि प्रासरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जल के अणुओं अर्धपारगम्य झिल्ली के माध्यम से उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर चलते हैं। यह कोशिका के अंदर और बाहर या किसी अन्य दो भिन्न सांद्रता वाले क्षेत्र के बीच जल को संचलन को संदर्भित करता है। नेक्स्ट है, SER का पूर्ण रूप क्या है? जो कि एक कोशिकांग है तथा जो कोशिका कार्य के लिए महत्वपूर्ण वसा अणुओं तथा लिपिड के निर्माण में सहायता करता है। तो SER का पूर्ण नाम है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसका ऑप्शन डी सही है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। SER का पूर्ण रूप है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसका मुख्य कार्य लिपिड का निर्माण, कार्बोहाइड्रेट का रूपांतरण और विषाक्त पदार्थ का निष्कासन। नेक्स्ट है, पादपों में प्लाज्मा झिल्ली के बाहर स्थित कठोर बाह्य आवरण को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं कोशिका भित्ति कहते हैं। इसका ऑप्शन डी सही है, कोशिका भित्ति कहते हैं। इसका व्याख्या दिया हुआ है कि पादपों की कोशिका में एक कठोर बाह्य आवरण होता है जिसे कोशिका भित्ति कहा जाता है। कोशिका भित्ति जो है सेलुलोज की बनी होती है। पादपों में कोशिका भित्ति सेलुलोज एवं पेक्टिन द्वारा निर्मित होती है, जो कोशिका को संरचनात्मक सहायता, सुरक्षा और जल के संतुलन को बनाए रखने के कार्य करता है। नेक्स्ट है, कौन सा अंगक केवल पादप कोशिका में पाया जाता है? यह होता है हरित लवक। हरित लवक सिर्फ पादप कोशिका में पाया जाता है, जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। हरित लवक पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं और ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए उत्तरदायी होती है। हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट के थाइलाकोइल में स्थित क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करने का कार्य करती है और पादपों द्वारा सूर्य के प्रकाश की सहायता से भोजन तैयार करने की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। नेक्स्ट है कि किसकी राजधानियां मुख्यतः बड़े होती है? किसकी राजधानियां मुख्यतः बड़े होते हैं? तो पादप कोशिका की जो है राजधानियां बड़ी होती है। ऑप्शन इसका बी सही है, ऑप्शन बी सही है। और जंतु कोशिका की राजधानियां छोटी होती है। पादप कोशिका की राजधानियां मुख्यतः बड़े आकार की होती है और जंतु कोशिका में छोटी होती है। राजधानी कोशिका में भंडारण और अपशिष्ट प्रवर्धन का कार्य करती है। नेक्स्ट है कि यदि अस्थि कोशिकाओं के अधात्री में कैल्शियम और फास्फोरस यौगिक पाए जाते हैं तो उपास्थि की अधात्री में क्या पाया जाता है? तो उपास्थि की अधात्री में प्रोटीन और शर्करा पाया जाता है, प्रोटीन और शर्करा। इसका ऑप्शन डी सही है। इसका व्याख्या देखते हैं। इसका व्याख्या है कि उपास्थि में कॉन्डोसाइट्स नामक कोशिकाओं से बनी होती है। ये कोशिकाएं प्रोटीन और शर्करा से बने मैट्रिक्स के भीतर स्थित होती है। इस मैट्रिक्स में
प्रोटियोग्लाइकन नामक प्रोटीन और साइमिनोग्लाइकन श्रृंखलाएं और कोलेजन फाइबर द्वारा जुड़ा होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से एक को छोड़कर कौन सी संरचना है जो केंद्रक में तभी पाई जाती है जब कोशिका विभाजित होने वाली होती है? इसका सही आंसर है गुणसूत्र। गुणसूत्र जो है तभी पाई जाती है जब कोशिका विभाजित होती है। इसका व्याख्या दिया हुआ है कि गुणसूत्र में डीएनए और प्रोटीन होती है। गुणसूत्र में डीएनए और प्रोटीन होती है और कोशिका विभाजन की मध्य अवस्था के दौरान गुणसूत्र कोशिका के मध्य में संगलित हो जाते हैं, इसलिए सूक्ष्मदर्शी की सहायता से स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। नेक्स्ट है, ऐसी स्थिति में जहां हम घायल हो जाते हैं और रक्तस्राव शुरू हो जाता है, रक्तस्राव से दबाव में कमी हो सकती है जो पंपिंग प्रणाली की दक्षता को कम कर सकता है। इससे बचने के लिए चोट वाले स्थान पर रक्त का थक्का जमने में मुख्य रूप से कौन सी कोशिकाएं मदद करती है? तो ये जो मदद करती है वो होता है रक्त बिंबाणु यानी ब्लड प्लेटलेट्स होता है। ऑप्शन इसका सी सही है, ब्लड प्लेटलेट्स। रक्त बिंबाणु यानी प्लेटलेट्स, जिन्हें थ्रोम्बोसाइट्स भी कहा जाता है, रक्त में मौजूद छोटे रंगहीन कोशिका के टुकड़े होते हैं जो रक्तस्राव को रोकने और रक्त का थक्का बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जो कि प्लेटलेट्स है। नेक्स्ट है कि एक पादप कोशिका को कोशिका की तुलना में अधिक जल सांद्रता वाले माध्यम में रखे जाने पर क्या होगा? तो अधिक जल सांद्रता वाले माध्यम में रखे जाने पर ये संभवतः फूल जाएगी। ये संभवतः जो है फूल जाएगी। ऑप्शन इसका ए सही है। इसका व्याख्या दिया हुआ है कि जब एक पादप कोशिका को अधिक जल सांद्रता वाले माध्यम में रखा जाता है तो प्रासरण की प्रक्रिया द्वारा कोशिका में जल प्रवेश करेगा, जिसमें कोशिका फूल जाएगी। इस स्थिति में कोशिका द्रव द्वारा कोशिका भित्ति पर दाब आरोपित किया जाता है, जो कि पौधे की संरचना को बनाए रखता है, और यह दाब स्फीत दाब कहते हैं। नेक्स्ट है कि पादप कोशिकाएं अपने अंदर की मात्रा में परिवर्तन करके अपनी आकृति बदल लेती है, जिसके परिणाम स्वरूप फूलने या सिकुड़ने से उनका आकार बदलता है। इसका सही आंसर हो जाएगा जल की मात्रा में परिवर्तन करके आकृति बदल लेता है, जिसके परिणाम स्वरूप सिकुड़ने और फूलने का आकार बदलता है। जब कोशिका द्रव सिकुड़ कर कोशिका भित्ति से अलग हो जाता है, इस परिघटना को जीव द्रव्य कुंचन कहते हैं। जिसके विपरीत जीव द्रव्य विकुंचन में कोशिका में पानी पुनः प्रवेश करता है, जिसमें कोशिका द्रव फूल जाता है। पादप कोशिका आवश्यकता अनुसार प्रासरण द्वारा जल की मात्रा में परिवर्तन करके अपनी आकृति बदल लेती है और मुख्यतः यह उत्तेजनाओं या उद्दीपनों के प्रति क्रिया करता है। नेक्स्ट है कि वे जीव जिनमें केवल एक कोशिका होती है वो क्या कहलाता है? जिनमें केवल एक कोशिका होती है उसे हम कहते हैं एक कोशिकीय जीव। इसका व्याख्या है कि वे जीव जिनमें केवल एक कोशिका होती है एक कोशिकीय जीव कहलाते हैं, जैसे अमीबा, पैरामीशियम। अब अगले चैप्टर हम देखेंगे उत्तक अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।